नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ी बात कर लें क्योंकि कल राहुल गांधी साइकिल चला के और एक विपक्ष की एक मीटिंग करके पार्लियामेंट पहुंचे थे। तो जरा एक बार समझने के लिए कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आज राहुल गांधी, अगर भाजपा सबसे ज़्यादा किसी को टारगेट करती है, उसके सारे मंत्री, उसके सारे ऑफिस बेरर, उनके जो लोग भी डिबेट में आते हैं वो राहुल गांधी के ऊपर ही टारगेट करते हैं और उसके बाद सोनिया गांधी के ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा राहुल गांधी के ऊपर। अब मेरे हिसाब से राहुल गांधी को अगर आप देखिए तो वो 4 मोर्चे पे एक साथ लड़ रहे हैं और मैं समझाऊंगा कैसे। पहला मोर्चा है बीजेपी। बीजेपी क्या करता है? बीजेपी उनको 6-7 साल से पप्पू 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 करके उनको डिस्क्रेडिट करने का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा, अब आप जरा ये बताइए, ठीक है वो पप्पू, दूसरे भाई साहब विश्वगुरु, यही ना, ये पप्पू हैं वो विश्वगुरु हैं। मैं जरा आपसे एक बहुत बेसिक चीजें पूछ रहा हूं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा, कुछ लोगों ने इंटरव्यू लिया होगा किसी भी नौकरी के लिए कहीं पे। तो अगर आप कहीं जाते हैं साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू, नौकरी के लिए, तो आपसे पहली चीज क्या पूछी जाती है? आपसे, मेरे हिसाब से, जब किसी भी इंटरव्यू में, जैसे मुझसे भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो पप्पू की क्वालिफिकेशन जान लीजिए और विश्वगुरु की क्वालिफिकेशन। विश्वगुरु की क्वालिफिकेशन तो ऐसी है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है, तो इसलिए वो विश्वगुरु हैं। ठीक बात। दूसरा पूछा जाता है कि, और खास करके इस तरह कि आप ये ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है। तो बहुत सी चीजें इसमें हैं। जो ज्वाइन कर चुका है उसको 10-12 साल बाद बहुत सी चीजें दिख जाती हैं क्यों ज्वाइन किए थे। विश्वगुरु की वेशभूषा देख लीजिए इस पद पे आने से पहले, और अब वेशभूषा देख लीजिए, घड़ी देख लीजिए, चश्मा देख लीजिए, कलम देख लीजिए, जूता देख लीजिए, कपड़े का वो देख लीजिए, वो हाफ की जगह, मतलब अब तो बिल्कुल वो है। तो क्यों ज्वाइन किए थे ये भी क्लियर है। ये पप्पू बेचारे पप्पू ही रह गए हैं, पिछले 20 साल से पार्लियामेंट में हैं, विश्वगुरु से पहले से पार्लियामेंट में हैं, लेकिन वही को जीन्स और वही कुर्ता पैजामा। तो चलिए, ये क्यों ज्वाइन किए। फिर पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका परिवार का क्या है, पिता, माता पिता के बारे में, यही पूछा जाता है ना। तो भाई पप्पू के पिता शहीद हुए इस देश में, पप्पू की दादी शहीद हुई इस देश में, विश्वगुरु का ऐसा तो कुछ पता नहीं है, मतलब एक दुकानदार थे, इस तरह की बातें पता है, बाकी अभी तक तो नहीं पता है। ये जरूर पता है कि बांग्लादेश की लड़ाई के समय, जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा कर रहा था, तो विश्वगुरु ने उस समय आंदोलन किया था और उस आंदोलन में वो जेल गए थे। तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के 71 के युद्ध में वो क्यों जेल गए थे, किसकी तरफदारी कर रहे थे कि उनको, सरकार को जेल में डालना पड़ा, ये अपने में क्वेश्चन है। तो ये वो है। अब बात आती है, वो पूछते हैं कि व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, ये पूछा जाता है ना क्वेश्चन आपसे। तो भाई एक जो पप्पू हैं ये शादीशुदा नहीं है, और इनको एक बीजेपी के एक बहुत स्टार स्पोक्स पर्सन है, बहुत ही ज़हीन और बहुत ही नॉलेजेबल, संबित पात्रा, वो बार बार पूछते हैं कि ये बैंकॉक क्यों जाते हैं, ये बैंकॉक क्यों जाते हैं, और उसका अंडरटोन आपको भी पता है कि लोग बैंकॉक क्यों जाते हैं। लेकिन कभी संबित पात्रा जी विश्वगुरु से नहीं पूछते हैं कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। एक घर है, घरवाली है, वहां क्यों नहीं जाते हो, ये नहीं पूछा जाता है। विश्वगुरु से नहीं पूछा जाता है, पप्पू से पूछा जाता है कि तुम बैंकॉक क्यों जाते हो। चलिए भाई, तो मैरिटल स्टेटस हो गया। अब बात आती है, एक आदमी को ये लगता है कि भाई ठीक है, आपके माँ बाप के, आपने उनके प्रति आपका क्या कर्तव्य है, ये भी पूछा जाएगा अगर आप। तो भाई पप्पू का एक, इस समय ये तो पब्लिक डोमेन में है, संतोष भारती ने किताब भी लिखी है कि 2004 में सोनिया गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना तय था, जिसको बैक कर रहे थे वीपी सिंह, चंद्रशेखर, करुणानिधि, हरकिशन सिंह सुरजीत, मैं सारे नाम ले रहा हूं, सब लोग बैक कर रहे थे, काशीराम। लेकिन सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, और उनका न बनने का कारण भी उसी में है। न बनने का एक ही कारण था कि पप्पू और उनकी बहन ने ये कहा कि भाई अब वो उनके प्रति उनका प्रेम, ममता, उनका पॉजिटिवनेस उनके प्रति, ये कि भाई पिता को खोया है, कहीं माँ भी उसी उसमें ना हो, उन्होंने मना किया कि आप चीफ मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ठीक है, उन्होंने अपने माँ के प्रति ये प्रेम
दिखाया और उनको प्राइम मिनिस्टर ना बन के उनको कहा कि आप MP रहिए। हो हमारे जो विश्वगुरु हैं ये 6 भाई बहन हैं, 6। अच्छा, अब ईमानदारी से ये आप बताइए, मैं अपने को ये मानता हूं कि मैं थोड़ा गलत फहमी मुझे अपने बारे में कि मैं कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हूं, तो मैं अपने को पढ़े लिखे की कैटेगरी में मानता हूं। मेरी माँ भी MA पास थी, मेरे पिता भी MSc थे, मेरी बीवी भी MA है। लेकिन आप लोग ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग 6 भाई बहन के रहते हुए 95 साल की माँ, अपनी माँ को ATM की लाइन में भेजेंगे चिलचिलाती धूप में पैसा निकालने के लिए। तो ये एज अ सन, एज अ पुत्र, ये उस पुत्र का और उस परिवार का भी ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो एक 95 वर्ष की माँ को ATM की लाइन में लगा दिया जाता है इस परिवार में। तो इस परिवार की बहुत सी चीजें इससे भी क्लियर होती हैं कि किस तरह का परिवार है। मैं एक और चीज कर दूं कि एक मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी। तो पूछा था भाई इनके ऊपर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो कई लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट अथॉरिटी हैं जो देते हैं। तो एक भाई साहब का अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा विश्वगुरु का, दंगे हुए लेकिन बहुत से मुकदमा दोषी नहीं पाए गए। पप्पू जी के समय कोई दंगे ही नहीं हुए, पप्पू जी इस तरह के उससे नहीं है। अब मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा था कि ये तो पहला फ्रंट है। दूसरा मोर्चा जो राहुल गांधी को सुबह से शाम तक करना होता है वो अपनी पार्टी का फ्रंट है। ये तो बीजेपी का फ्रंट हो गया। अब उनको कांग्रेस पार्टी में ही एक रोज की जद्दोजहद है, उसमें है कि क्यों नहीं नेता, फिर से आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं, क्यों नहीं नेता बन जाते। यही है ना पार्टी अध्यक्ष की बात। आप जरा ये देखिए, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं डेविल्स एडवोकेट हूं आज। मेरे पुराने कुछ वो देख लिया, मैं राहुल गांधी का क्रिटिक हूं। मुझे लगता है कि ये जो सभी को लगता है कि भाई सीरियस हो, देश को आज आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं हो रहे हैं तो देश कहीं नुकसान हो रहा है देश का। लेकिन आप ये भी देख लीजिए राहुल गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इनको बीजेपी पार्टी के जो संगठन की क्षमता है वो क्या कांग्रेस में इनके पास वो लग्जरी है? इनके पास संगठनात्मक रूप से उतनी स्ट्रांग कांग्रेस है कि ये अपना कोई निर्णय ले लें? पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो अपने को G3 कहता है वही इनसे वो है, और वो कितना असरदार है ये हम सब लोगों को पता है। एक तीसरी दिक्कत भी बताऊं, उसी पार्टी में जो जिन लोगों को आपने प्रमोट किया और आपको लगा कि मेरे बहुत क्लोज हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और पुराने समय में हेमंत बिस्वा शर्मा, ये लोग आपको छोड़ के चले गए। आपने उनको बहुत बहुत मान सम्मान मिला था इस पार्टी में, लेकिन उनको लगा कि नहीं मुझे कहीं मंत्री बनना है, किसी को MP बनना है, किसी को MLC बनना है, वो लोग छोड़ के चले गए। मैं एक बात और कहूंगा कि जो ये बार बार आता है ना कि कौन अध्यक्ष, राजीव गांधी से कंपैरिजन होता है। देखिए राजीव गांधी को मैं ये कहूंगा, वो इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई और राजीव गांधी इलेक्शन जीत के आए तो उस समय उनके पास एक बड़े लोगों की टीम थी जो उनको सलाहकार दे सकती थी। लेकिन मैं राजीव गांधी को कंपेयर नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 92 की, जब नरसिम्हा राव जी मतलब प्राइम मिनिस्टर बने। उस समय जरा कांग्रेस की टीम देख लीजिए, कौन कौन लोग बन सकते थे। नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, नरसिम्हा राव तो बन ही गए, और कौन कौन उस टीम में थे, क्योंकि ये सब लोग कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के आसपास के लोग थे। मैं कुछ नाम जल्दी से ले रहा हूं। शंकरराव चौहान, माधव सिंह सोलंकी, दिनेश सिंह, शरद पवार, माधवराव सिंधिया, जगन्नाथ मिश्रा, शीला कौल, राजेश पायलट, बलराम झाकड़, AK एंटनी, P चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, PA संगमा, सीताराम केसरी, फोतेदार, विद्याचरण शुक्ला, अजीत पांडे। मैं ये नाम बोले रहा हूं जो इतने बड़े बड़े नाम थे नरसिम्हा राव के साथ। आज राहुल गांधी अगर कांग्रेस की कमान किसी को सौंपना चाहे तो किसको सौंपे? ये जरूर है कि किसी ना किसी को देना चाहिए। दो ही ऑप्शन है, एक अशोक गहलोत, दूसरे ऑप्शन है कमलनाथ। कमलनाथ का एक को है कि कमलनाथ अगर जैसे भाई शरद पवार ने दिखा दिया ना कि कैसे कंट्रोल होती है पार्टी। आप चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर रहते हुए आप अपनी पार्टी को एक जगह नहीं रख पाए। चीफ मिनिस्टर रहते हुए भाई ये भी तो काउंट होगा ना कि आप ऑल इंडिया बेसिस पे कैसे कांग्रेस को संभालेंगे। दूसरे अशोक गहलोत आते हैं, जो मेरी वो है उसके अनुसार अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब भाई आप चीफ मिनिस्टर रहिए या अध्यक्ष रहिए, एक ये समस्या राहुल गांधी सुबह से शाम तक झेल रहे हैं। और एक चीज और जान लीजिए,
ये जो कॉम्पिटेंट लोग हैं ना, एक काम तो कर ही सकते थे राहुल गांधी की मदद के लिए। पेगासस पे पूरा देश इस समय थोड़ा आंदोलित हो रहा है, एक इशू ट्रिगर बन रहा है। ममता बनर्जी ने जांच बिठा दी। कांग्रेस के जो लीडर हैं, जहां जहां ये चीफ मिनिस्टर, वो क्यों नहीं जांच बिठा दे रहे हैं? भाई उनके यहां भी तो किसी ना किसी की जांच हुई, क्यों नहीं जांच बिठा दे रहे हैं? नहीं हो रहा है। अब मैं बात करूंगा राहुल गांधी का तीसरा फ्रंट जहां वो लड़ रहे हैं, उनका तीसरे फ्रंट पे जहां पे उनको सुबह से शाम तक जद्दोजहद करनी पड़ रही है, वो है ऑपोजिशन वाली। ऑपोजिशन में राहुल गांधी ने अभी जो कल जिसको लेके ये सारी चर्चा हो रही है, 17 लोगों को इनवाइट किया था। उसमें से तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, डीएमके, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, सपा, जेएमएम, जेके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईयूएमएल, आरएसपी, केसीएम, एलजेडी, शरद यादव जी वाली, ये सब लोग आए। 2 लोगों को जिनको निमंत्रण दिया गया था लेकिन वो नहीं आए, उसका एक का नाम है बीएसपी और एक का नाम है आम आदमी पार्टी। ये लोग नहीं आए। बीएसपी का तो समझ में आता है कि क्यों नहीं आया, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आया, ये थोड़ा क्योंकि मेरे कॉम्प्रहेंशन से भी बाहर है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव बार बार ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक लार्जर फ्रंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी हाल में ही कहा ना कि बीएसपी और कांग्रेस को डिसाइड करना है कि उसका सबसे प्रमुख विपक्ष विरोधी कौन है। साफ साफ है कि भाई अगर विरोधी तुम्हारा बीजेपी है तो साथ हो, वो इंडिकेशन दे रहे हैं। जो लालू यादव है, वो आके, लालू यादव को पता है वो जेल से बेल पे अभी आए हुए हैं, वो खुद नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ा काम कर सकते हैं। वो शरद यादव से मिले, मुलायम सिंह यादव से मिले, शरद पवार से मिले, ये सबसे मिल रहा है तो किसी ना किसी ऑपोजिशन यूनिटी के लिए ही मिल रहा है ना। और लालू ने के ऊपर एक वो भी है कि लालू की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। जैसे मुलायम सिंह यादव के पास वो बड़े नेता होने के बाद भी वो क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है, क्योंकि जब 2015 का चुनाव था और विधानसभा चुनाव में जब बिहार में सब फ्रंट बना था, जिस तरह से इन्होंने विड्रॉ किया था, वो कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो बीजेपी का जो स्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं कोई बात दिक्कत होती है। अब क्योंकि इस ऑपोजिशन में राहुल गांधी ने बहुत स्पेसिफिक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे आपके डिफरेंसेस बहुत हो सकते हैं, उस मीटिंग में उन्होंने कहा, लेकिन आज 60%, एक्चुअली वो है 63%, लेकिन उन्होंने एक 60% का नाम लिया कि 60% हम लोग, जो जनता है उसने मोदी को नहीं चुना है, हालांकि 87% लोगों ने चुना। उन्होंने कहा वो 60% लोगों की जनता के हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हम अलग अलग दल में हो, अलग अलग विचारधारा हो, हम लोग एक साथ ना बैठते हो, और उनकी बात आज पार्लियामेंट में नहीं सुनी जा रही। तो इसलिए हम लोगों को एक लार्जर इंटरेस्ट में साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो, अच्छा कुछ लोग कहे ना कि अच्छा एक और नैरेटिव चल रहा है। मेरे भी कुछ मित्रों ने कहा अरे पेगासस से क्या फर्क पड़ता है, किसान को क्या फर्क पड़ता है पेगासस से, पेगासस बोफोर्स से क्या फर्क पड़ता था किसान को, जरा ये बताइए। लेकिन बोफोर्स एक इशू हुआ था ना, और क्यों हुआ था बोफोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं। मैं बिल्कुल उस समय ठेठ चुनाव में था। इंडिया टुडे का एक कवर पेज आया था जिसमें लिखा हुआ था बोफोर्स द गन विच बूमरैंग्स, ये उसका कवर पेज था। और मैं अपनी आंख कान से सुनी हुई बात कह रहा हूं। बड़े बड़े नेता उस इंडिया टुडे की उस पत्रिका को लाके कहते थे, मतलब ऑपोजिशन के, कांग्रेस के लिए, कि ये ऐसा तोप ला रहे हैं राजीव गांधी कि अगर गोला इधर डालोगे तो देखो, इंडिया टुडे में लिखा था गन दैट बूमरैंग्स, ये गोला उधर डालोगे तो गोला वापस इधर अपनी उस पर लग जाएगा। बूमरैंग का ये मतलब बताया जाता था। तो कहना यह है पेगासस कैन बी अ ट्रिगर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई के इशू को नहीं छोड़ा है। लोग जैसे कह रहे हैं कि महंगाई की बात नहीं, जो वो जब साइकिल पे चले हैं तो आगे वो गैस सिलेंडर और सस्ते, और साइकिल का सांकेतिक ये था कि भाई पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया है। लोग कह रहे हैं कि किसान की बात बहुत जरूरी है, और वो ट्रैक्टर पे आए तो वो किसान की उसमें आए हैं, किसान मतलब वो किसान को ही कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे थे। और आज पार्लियामेंट में पेगासस के में सरकार को घेरने, और ये ऐसा पॉइंट है जहां पे सरकार बिल्कुल साफ साफ घिरती हुई नजर आ रही है। अकेला वो विपक्ष का व्यक्ति है। देखिए एक चीज और, जो गिव द डेविल्स इट्स ड्यू जिसको कहते हैं, उनमें सब कमी हो, लेकिन विपक्ष का आप देख लीजिए पिछले 3-4 वर्ष में अकेला व्यक्ति है जो रफाल पे लगातार बोल रहा है कि बेमानी हुई है, बेमानी हुई है, बेमानी हुई है। अनिल अंबानी का वो जिस तरह से दिया गया सबको पता है, आज लोग नहीं मान रहे हैं उसको। चाइना पे लगातार बोल रहे थे कि चाइना हमारे अंदर, हिंदुस्तान की सीमा में घुस गए हैं, हिंदुस्तान की सीमा में गए हैं, लोग नहीं मान रहे थे। कोरोना में फरवरी 2020 में कह रहे थे ऐसी सुनामी आने वाली है कि आप लोग ने नहीं माना जा रहा था।
वैक्सीन के लिए बोल रहे थे, नई सरकार जग रही थी। आर्थिक मुद्दे पे जितना वो बोल रहे हैं, किसको किसको लाके, रघुराम राजन, इनको उनको, यहां वहां, आर्थिक मुद्दे पे लगातार बोल रहे हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान, ये तबाह हो रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा था। और पेगासस पे भी बोल रहे हैं, और आज पेगासस पे वो एक तरह से बीजेपी मतलब केंद्र सरकार को उन्होंने काफी कुछ कॉर्नर किया हुआ है। और ये भी जान लीजिए कि सबसे ऑपोजिशन की सबसे ज्यादा गाली खाने वाला व्यक्ति अगर कोई हो तो राहुल गांधी है। पूरा जो बीजेपी है वो एक आदमी को टारगेट करता है। अब मैं जरा जल्दी से बात कर लूं मीडिया की। फोर्थ फ्रंट है मीडिया, जहां से जिसको सुबह से शाम तक राहुल गांधी को हैंडल करना पड़ रहा है, क्योंकि वो मीडिया पूरी तरह से विश्व गुरु के कब्जे में है। नोटबंदी पे मीडिया ने कौन सा नैरेटिव किया? आज तक मीडिया ने कहीं उसके बारे में चर्चा की? जीएसटी के बारे में चर्चा की? कोरोना में के बारे में अगर चर्चा हुई तो दैनिक भास्कर के साथ क्या हुआ ये आपको पता है? बाकी दैनिक भास्कर को छोड़ के किसने आवाज उठाई? किसान आंदोलन पे सारे लोगों ने मिलके उसको खालिस्तानी, आढ़तिया, देशद्रोही क्या क्या करने की कोशिश की। जेएनयू के स्टूडेंट जब पिट रहे थे, जामिया के स्टूडेंट पिट रहे थे, तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया। कोरोना की वेव 1 आई, पूरा मीडिया लग गया उसमें, ताली बजाओ में मीडिया लग गया था। कोरोना की वेव 2 आई, लोग मरे, क्या मीडिया थोड़ा बहुत कुछ सुगबुगाहट हुई, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। अपने लोग मरे हैं मीडिया के, तब यह हालत है। बंगाल में ममता की लगातार गलतियां आज बताई जा रही हैं कि ममता बनर्जी के समय इस तरह से हिंसक वो झड़पें हो रही हैं और कम्युनल रॉयट्स हो रहे हैं। और भाई साहब, गुजरात में जब हो रहा था तो कितना मीडिया जगा हुआ था। और गुजरात में केवल गोधरा नहीं हुआ था, गोधरा पोस्ट गोधरा रॉयट्स के बाद कितने साल तक वो काम हुआ था, कितनी मीडिया जगी हुई थी। आज ममता बनर्जी के समय कर रही हैं। कोर्ट द्वारा कितनी बार फटकार लगती है सरकार को कि ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, मीडिया कितनी जगी हुई है। आज मैं ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमसे ज्यादा, क्योंकि अगर मीडिया नहीं जगेगी तो दिक्कत होगी। बोफोर्स का मामला हिंदुस्तान में जितना हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बाकी पेपरों ने छापा, उतना ही स्वीडन में भी उस समय छप रहा था। स्वीडन के लोग भी वो थे। रफाल का मामला जितना फ्रांस में छप रहा है उससे कम हिंदुस्तान में छप रहा है। हमारी मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है। पेगासस का मामला जितना 17 इंटरनेशनल संगठन साथ आए हैं, जिसमें एक वायर है, वायर भी सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। पेगासस पे पूरी दुनिया का मीडिया एक हो रहा है, हमारे यहां मीडिया कोई चूं कर रहा है उसमें। और झूठ पर कोई बात नहीं हो रही है, लगातार झूठ बोला जा रहा है। पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे यहां कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है, हमारे आंकड़ों के हिसाब से कह रहे हैं कि विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा। पुराने वो निकाल के देख लीजिए, इन्हीं के वीडियो हैं जो कहते हैं कि इवन पार्लियामेंट न चलने देना भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ये इनके लोग कहे हुए हैं भाई। अब मैं जरा जल्दी से बात कर लूं राहुल गांधी के बारे में। ये तो उनको 4 मोर्चे पे लड़ना है, अब बीजेपी, कांग्रेस, विपक्ष के वो और मीडिया। अब जरा राहुल की बात मैं इसलिए कर लूं क्योंकि ये भी एक थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप सुन लें। बार बार ये कहा जाता है कि यूपी से हार कर भाग गए, कहा जाता है ना राहुल के बारे में। क्या इलेक्शन हारना जीतना ही सब कुछ है? और मैं ये इस बात इसलिए कर रहा हूं, मैं इंदिरा गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, वो इलेक्शन हारी थी रायबरेली से। बीजेपी के जो मेरे हिसाब से, और मैं जिनका आदर करता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी भी जरा अपना उठा के देख लीजिए, खंगाल लीजिए कितनी बार हारे थे इलेक्शन। तो क्या इलेक्शन हार गए तो वो डिस्क्रेडिट हो गया वो नेता? फिर वो एक दूसरा वो चलता है कि राहुल गांधी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अमेठी से ने क्या किया? ठीक है भाई, राहुल गांधी को अगर जनता ने रिजेक्ट किया, कांग्रेस की कम सीटें आई, तो राहुल गांधी ने अध्यक्ष होने के नाते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, बंगाल में आपकी बुरी तरह हार हुई, पूरा आपका वो हो गया था। किसने इस्तीफा दिया? क्या नेशनल प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया? आपके बंगाल के दिलीप घोष ने इस्तीफा दिया? क्या बात करते हैं। अब एक और नया चलता है कि जनता ने खारिज कर दिया। ये हमारे जो वीसी साहब हैं, चांसलर साहब हैं, समित पात्रा जी, जनता ने खारिज कर दिया। राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि उनको अमेठी की जनता ने खारिज कर दिया। भाई साहब, अरुण जेटली को और स्मृति ईरानी को 2014 में जनता ने ही खारिज कर दिया था। और ये कौन सा लोकतंत्र है कि जिसमें जनता खारिज कर दे, उसके बाद ले जाके उनको मंत्री बना दिया गया था, और हैवीवेट मंत्री। मतलब जनता खारिज कर रही है और हमारे विश्वगुरु उसको मंत्री बना दे रहे हैं। चलिए भाई, ये जनादेश का इतना सम्मान हो रहा है यहां पे। चलते चलते मैं जल्दी से 1-2 बातें कह दूं कि ये सही बात है कि राहुल गांधी को ये दिखाना पड़ेगा
कि वो सीरियस है, जैसा ये काम करते हैं। और शायद सीरियसनेस की परिभाषा बदल गई है। राहुल गांधी को कोशिश करनी होगी कहीं ना कहीं जो सरकार है, भाजपा की सरकार, उसको गिराने का उपक्रम करें, उसको लगे कि वो कुछ हिल रही है। कई जगह हिलती हुई कभी कभी, क्योंकि आजकल जब वो हैं तो बहुत सी जगह इस तरह की बातें हो रही हैं, तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे लगे कि कुछ हिल रहा है, तो लोग कहेंगे कि आप सीरियस हैं। क्योंकि एक बात लास्ट, मीडिया राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह लेती है, राहुल गांधी से सवाल कर लेती है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती है, लेकिन क्या किसी मीडिया में हिम्मत है कि हमारे विश्वगुरु, जिनका एक दूसरा नाम भी है, जो पप्पू के मुकाबले उनका नाम लिया जाता है, कांग्रेस के लोग वो नाम लेते हैं, वो किसी मीडिया की हिम्मत है वो नाम लेने की? किसी मीडिया की हिम्मत है उनसे सवाल पूछने की? और किसी मीडिया की हिम्मत है ये पूछने की आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? डेमोक्रेसी में हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारी बात करे, वो केवल मन की बात ना करे, जिससे बातचीत हो सके। और उस पैमाने पे चाहे कुछ भी कह लिया जाए, पप्पू विश्वगुरु से कई मील आगे हैं। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।